I request our respected honorable speaker, respected Sanjeev Yadav sir, please deliver a lecture on drug discovery and development challenges and opportunities. Sir, please. Thank you so much, Dr. Rizwan. Thank you for inviting me Thank for you, sir. this Thank you, webinar. sir. Thank you. I hope everyone is healthy and safe in this pandemic situation of Corona. So I wish you all the best for your good health and good future. Thank you. So today I want to discuss something about the current challenges and opportunities in drug discovery and development. So as you requested that my talk would be in general language, so I just prefer to talk it in Hindi or as well in English. So I'll deliver my lecture in both the languages. I hope it would be comfortable to all of you. So I just want to share my slide with you. So I think it is visible to all of you. Yes, sir. Dr. Rizwan, is it visible yes, to? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So because as today we are facing this pandemic situation, so everybody is very much curious about what we are doing to compete with this situation, how we are dealing with the corona virus. So everyone is very curious about what the drug discovery developments being in all over the world. So it's a very current topic. So I just want to discuss about few things. Basic thing is that how the drug is developed, how much time it takes, and how much efforts it takes, and what are the people who are involved in this research, drug discovery and development research. So I would like to share some basic concepts in this direction. So मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो कैसे होती है और उसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हम इसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को ड्रग एंड डिस्कवरी की तरफ एकदम मोड़ दिया है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी दूर कर सकें, कैसे हम नई दवाओं को, नई वैक्सीन को, नए इलाजों को खोज सकें। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होता कैसे है। तो उसके लिए क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं चूँकि CSIR CDRI लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ और CDRI एक इंडिया का टॉप मोस्ट ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम कह सकते हैं कि प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ड्रग डिस्कवरी पर काम करता है, जिसका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऑलमोस्ट 65% ड्रग जो है CDRI से डेवलप हुआ है। तो मुझे एक ये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है इस संस्थान में काम करने का और इस वजह से मैं आपको इस विषय में और भी बता सकता हूँ। CDRI की स्थापना जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 1951 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था औषधि अनुसंधान एवं रिसर्च था। और CDRI के कई सारे प्रोडक्ट से आप लोग परिचित हैं, जिसमें कि सेंट्रोमैन है और एंटी मलेरियल ड्रग है, अल्फा बीटा आर्गीथर। उसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें CDRI ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो बॉर्न रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो कैंसर रिसर्च से रिलेटेड हो या पैरासिटिक डिजीज से रिलेटेड हो। और लगातार CDRI इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहा है। वर्तमान में CDRI कोरोना वायरस के लिए भी कई सारे फ्रंट्स पर काम कर रहा है, जिनमें स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स है, देन स्क्रीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि रीपर्पसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस तरह से होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों में काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम ये सब सारे काम करते हैं, इसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक पूरा काम जो हम करते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं इसमें करने के लिए, उन सभी पर हम काम फोकस करना चाहेंगे।
तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट है उसको किस तरह से होता है, कैसे एक मॉलिक्यूल जो है एक मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या कंपोनेंट्स हमें बहुत जरूरी होते हैं, किन चैलेंजेस को हमें फेस करना होता है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव टू कंसीडर बिफोर अचीविंग आवर गोल। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल मेडिसिन में कन्वर्ट हुआ। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही फैसिनेटिंग टीम वर्क है, जिसमें हम एक बहुत बड़ी टीम के साथ में काम करते हैं और उस टीम को सबसे पहले जो हमारी जरूरत होती है एक टीम बनाने की। तो यहाँ जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम एक टीम बनाते हैं। तो चैलेंज क्या है हमारे साथ में, नई ड्रग का डेवलपमेंट करना, नई एक औषधि है उसकी खोज करना। उस औषधि को खोज करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की, जैसे कि अभी इस वेबिनार में आपने बताया कि कई सारे बी फार्मा एम फार्मा के स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं और जिन्होंने कुछ एमएससी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं खास तौर से उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा कि वो इस प्रेजेंटेशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो इस पूरे सिस्टम में कहाँ पर अपने आप को फिट फील करते हैं, कहाँ पर उनका रोल होता है, कैसे वो अपने आप को इस ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की जर्नी में शामिल कर सकते हैं और किन कंपोनेंट्स पर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जब भी हम कोई एक सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी हम करंट सिनेरियो को देखें, तो सबसे बड़ी सिचुएशन हमारे सामने कोरोना की सिचुएशन है। तो हमारे पास टारगेट क्या है? टारगेट है हमें कोरोना का जल्द से जल्द इलाज ढूंढना। कोविड-19 को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए एंटीडोट्स ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उसके लिए वैक्सीन ढूंढ सकते हैं, क्या हम नई थेरेपीज ढूंढ सकते हैं, और ये हमारे लिए एक नया चैलेंज है। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला हमारा जो एक प्रोसीजर होता है उसमें होता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक टारगेट आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि हम लोग मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग ज्यादातर लोगों ने एक रिले रेस कंपटीशन होता है बचपन में, स्कूल्स में एक रिले रेस कंपटीशन होता है जिसमें कि हम एक रेस कंप्लीट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, उस टीम के हाथ में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में करते जाते हैं और सबसे पहले हमारा उसका जो टारगेट होता है उस पैटर्न को कम से कम समय में फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। बिल्कुल वैसा ही ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में होता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक टारगेट आइडेंटिफाई करना होता है। दैट मीन्स वी हैव टू कैरी ए पैटर्न विद इन आवर हैंड। और वो पैटर्न क्या होता है? कोई भी ड्रग डिजीज होता है। अभी फिलहाल हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कोरोना वायरस इज डिजीज, ड्रग फॉर द कोरोना वायरस इज अ पैटर्न फॉर अवर दिस रिले रेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा एक टीम बनानी होगी। टीम बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें ऐसे लोगों को शामिल करना होगा अपने ग्रुप में जो एक साथ मिलकर इस पूरी प्रॉब्लम को फोकस कर सके। तो सबसे पहले टीम में हम जोड़ते हैं केमिकल साइंटिस्ट को। यहाँ पर मैं स्पेशली ये अलग अलग पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो डिफरेंट फैकल्टीज हैं, दे कैन अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस इन द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। केमिकल साइंटिस्ट का क्या रोल होता है? केमिकल साइंटिस्ट ने बहुत सारे ड्रग्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए होते हैं और उन्होंने जनरली एक अपनी कंपाउंड लाइब्रेरी बना देते हैं। तो केमिकल साइंटिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में। जैसे कि भी आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक केमिकल कंपाउंड है जो जेनरिक ड्रग है, जिसको एक मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो वो कहाँ से आया? वो हमारे केमिस्ट की ही देन है। उन्होंने उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करके फाइनल एक ड्रग के रूप में कन्वर्ट किया। तो उसी तरह से पहला हमारा टीम मेंबर बनता है केमिकल साइंटिस्ट, जो नए नए मॉलिक्यूल्स देता है और नए नए मॉलिक्यूल्स फिर हमारे उन मॉलिक्यूल्स का हम फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो चैलेंज होता है हमारे पास में जनरली क्या होता है कि हम किसी भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को जो काम करते हैं तो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, लगभग 10 to 12 इयर्स का टाइम इसमें लगता है और कम से कम 2.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड इसमें खर्च आता है। तो हमें क्या करना होता है, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वी हैव टू चेंज अवर प्रोटोकॉल। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना की, उस पेंडेमिक सिचुएशन में हम वो जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है 10-12 साल का, जो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? उसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट ढूंढने पड़ रहे हैं। तो आजकल एक वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स। What is that repurposing of drug? Repurposing is a term used for the
medicines already available in the market are being tried for other diseases. तो जैसे कि एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो कि मलेरिया के लिए यूज होती है, आर्थराइटिस के लिए यूज होती है, लेकिन इस ड्रग का हम जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं वो कोरोना कोविड के लिए देख रहे हैं। वैसे ही अभी सारे जितने भी केमिकल एंटिटीज हैं, जितने भी केमिकल एंटिटीज अवेलेबल हैं जो एंटीवायरल थे, एंटीबैक्टीरियल थे, या उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी थी, या लंग्स के लिए यूजफुल थे, उन सबको एक लिस्ट आउट किया। तो यहाँ पर भी हमारे केमिकल साइंटिस्ट का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। वो केमिकल साइंटिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से रिलेटेड कंपाउंड्स, या कुछ एंटीवायरल वैक्सीन जैसे फ्लावापिर है, रेमडेसिविर है, इस तरह की कुछ जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनको भी वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। और उन शॉर्ट लिस्ट को लगभग इस समय दुनिया में 200 के करीब मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रीपर्पजिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे शॉर्ट लिस्ट करने का पर्पज है कि हम इस सिचुएशन को डायरेक्टली डील करना चाहते हैं। डायरेक्टली डील कैसे करना चाहते हैं वो मैं अभी आपको इसमें और भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो टीम हमने किसी भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाई है, उसमें केमिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा मेंबर होता है एनालिटिकल साइंटिस्ट का। जो भी मॉलिक्यूल हमने सिंथेसाइज किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं या पॉइंट आउट किए हैं, उन सारे मॉलिक्यूल का एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस करना कि वो कैसे उनको कैसे हम एक ड्रग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी क्या फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें रोल करेंगे। क्योंकि जहां पर हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो प्रोटीन के साथ में हमारे मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं और तभी जाके उनका इफेक्ट दिखता है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ACE2 करके जो रिसेप्टर है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वी आर लुकिंग फॉर द drugs which can bind with the ACE2 receptor और वो उसके साथ में उसको न्यूट्रीफाई कर सके। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन करने होते हैं जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ड्रग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमारे ये एनालिटिकल साइंटिस्ट हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब हम जाके उस मॉलिक्यूल के फिर नेक्स्ट टीम को फॉरवर्ड करते हैं। वो नेक्स्ट टीम होती है हमारे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की। जनरल केसेस में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट अलग अलग डिफरेंट डिजीज एरियाज के होते हैं। यदि हम कोरोना का एग्जांपल लेते हैं तो हमें यहाँ पर वायरोलॉजिस्ट के साथ में संपर्क करना होगा। वायरोलॉजिस्ट के साथ में संपर्क करना होगा। प्लस इसमें क्योंकि कोमॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है वायरस के साथ में, जो पैथोजेनिसिटी है वो कई सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ में है। जैसे लंग डिजीज है तो लंग्स की जो कार्डियोवास्कुलर पे जो लोग काम कर रहे हैं, CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे जो काम कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ग्रुप को हमें अपने ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टीम में इंक्लूड करना होगा। तो जो हमारे जो मॉलिक्यूल जब हमें मिलता है उस मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ में शेयर करते हैं और वहां पर जाके फिर हम देखते हैं कि वो हमारा मॉलिक्यूल कैसे उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे केस में भी हम वायरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे। वायरोलॉजिस्ट हमें उस इस कोरोना के डिजीज के लिए बताएंगे कि क्या पैथोजेनिसिटी है उनकी, किस तरह से उनका जेनेटिक मेकअप है, किस तरह से उसमें म्यूटेशंस होने की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमें बताने के बाद they can suggest us how to proceed further. Then if we got some positive result, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कई सारे वैक्सीन्स हमारे लाइन में हैं जो तैयार हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे एडवांस स्टेजेस पर भी पहुंच गए हैं। तो वहां पर हमारे वायरोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि कैसे उनका मोड ऑफ एक्शन हुआ, कैसे उनकी कॉम्पिटिबिलिटी बनेगी और वो हमें एक अच्छी तरह से रिजल्ट देगा। नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट है कि उसका कंपोजिशन कैसे होना चाहिए। यहाँ पर खास तौर से फार्मास्यूटिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने आप को ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में कहाँ पाते हैं। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करके रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि बिना फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के किसी भी ड्रग का ड्रग में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। एक केमिस्ट एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकता है, एनालिटिकल साइंटिस्ट जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, दे कैन आइडेंटिफाई देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। बट इस यहाँ पर स्टडी हमारी कंप्लीट नहीं होती। उसका ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ड्रग की एफिकेसी कैसे होगी, ये सारी स्टडीज
हमारे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट ही करते हैं, और उसके लिए हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर दिस एक्टिविटी। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज से रिलेटेड हैं, जो एमएससी फार्मास्यूटिकल साइंसेज कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, उनको मैं एड्रेस करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। विदाउट देयर हेल्प वी कैन नॉट प्रिपेयर ए सिंगल मेडिसिन। तो आप लोग ध्यान रखिए, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ जनरली हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं उनको, फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोकाइनेटिक्स में एंड सेफ्टी फार्माकोलॉजी में। तो फार्मास्यूटिक्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम फॉर्मुलेशंस देखते हैं वहां पर कि जो भी हमने मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया है, जो मॉलिक्यूल हमारे एनालिटिकल साइंटिस्ट ने हमें आगे बढ़ाने के लिए कहा, प्लस उसके अलावा हमारे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने बताया कि ये बहुत ही इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर डिजीज पर जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, तब हमारे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट इसको बताते हैं। फार्मास्यूटिक्स में वो बताते हैं कि कैसे इसका डोज बनाए, इसको फार्मुलेशन कैसे किया जाए। जैसे वैक्सीन का है, क्या हम वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू दें, क्या वैक्सीन को हम ओरल ड्रॉप के थ्रू दें, क्या हम वैक्सीन को नेजल स्प्रे के तौर पे दें, या फिर हम वैक्सीन को पैचेस के रूप में बना सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिलीवरी मोड्स जिनको हम देख सकते हैं और जिनको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर देखा जाता है कि वो जो मॉलिक्यूल हम उसमें दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, वो मॉलिक्यूल किस तरह से दिया जाए। आमतौर पे जैसे हम सामान्य यदि बीमारियों की बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्लो रिलीजिंग हो, डिलेड रिलीजिंग हो। आपने देखा होगा मेटफॉर्मिन के आपने जो भी मेटफॉर्मिन के टैबलेट्स होते हैं उस पर डीएस लिखा होता है, तो डिले सस्पेंशन या डिले सॉल्युबिलिटीज करके जो होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि क्यों हमें डिले करना है, ताकि वो शरीर में धीरे 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 घुल के लंबे समय तक हमें मिल सके। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम मेडिसिन को जो बना रहे हैं, उसका फार्मुलेशन बना रहे हैं, वो फार्मुलेशन कैसे हमारे बॉडी में इफेक्टिव होगा। देन वी गो फॉर द सेफ्टी फार्माकोलॉजी, कि वो हमारे शरीर में पहुंच के कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। आप यहाँ पर एक टीम मेंबर मेरी स्लाइड में देख रहे हैं जिसको मैंने रेड कलर से बना के रखा हुआ है, और ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल साइंटिस्ट। आप जैसा कि आजकल समाचारों में सुन रहे होंगे कि बहुत अभी WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उनको बंद कर दिया है। क्लिनिकल ट्रायल को बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसके पीछे हमारी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये मॉलिक्यूल बहुत अच्छा है, कोमॉर्बिडिटी को तो कंट्रोल कर रहा है, उसके जो हमारे कोरोना से रिलेटेड जो सेकेंडरी जो सिम्टम्स हैं उनको तो कोरिलेट कर रहा है, लेकिन ये साथ में बहुत सारी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में दे रहा है। तो क्या हम उस टॉक्सिसिटी को अलाउ कर पाएंगे? तो जो हमारे टॉक्सिकोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, ये पूरा इस चीज को एवेल्युएट करते हैं कि कैसे हमें उस ड्रग को देखना है कि वो जो जिस टारगेट के लिए हमने उसको बनाया है उस टारगेट में तो फायदा कर रहा है, पर उसके अलावा जो बाकी के टारगेट्स हैं उनमें तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा है। So this is very important aspect of a drug discovery and development. Sometimes what happens, we have completed the complete preclinical trial that is near around 10 or 12 years. But at the time of the finalization of the drug, we have to withdraw our study. हमें पूरी की पूरी स्टडी को वहां पर रोक देना पड़ता है 10-12 साल की मेहनत के बाद। क्यों? क्योंकि वहां पर टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं कि जो हमारी बीमारी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनल्स जैसे कि लंग्स, किडनी या अदर हार्ट या अदर ऑर्गेनल्स हैं उनको डैमेज कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है कि किन टॉक्सिसिटीज को हम अलाउ कर सकते हैं, कि किस लेवल की टॉक्सिसिटी को हम अलाउ नहीं कर सकते। उसी आधार पर हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अवर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, दैट वी हैव टू मेंटेन द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो। हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि हम उस मॉलिक्यूल को बनाए जो हमारी मेडिसिन को ठीक का जो एफिकेसी है उसको बढ़ा रहा हो, लेकिन साथ में वो किसी और टॉक्सिसिटी को क्रिएट ना कर रहा हो। तो यहाँ पर आकर हमें कई बार अपने क्लिनिकल ट्रायल्स या जो हमारे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के एफर्ट्स होते हैं उनको रोकना पड़ता है यदि हमारी टॉक्सिसिटी पर्याप्त नहीं है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमने एक और टीम मेंबर को अपने उसमें शामिल किया हुआ है, क्लिनिशियंस को। क्लिनिशियंस क्या रोल होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल
इंडियन रिसर्च मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है, और आईसीएमआर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पर हम अपना क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। बिकॉज जो ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, बट फॉर द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल वी हैव टू स्टडी दोज मॉलिक्यूल्स ऑन द पेशेंट, रियल पेशेंट्स। तो अभी जो भी आप न्यूज में देख रहे हैं इन दिनों, ज्यादातर जगहों पर जो हमारे एडवांस स्टेजेस पे हैं, जैसे यूरोप में, यूएस में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल है वो सेकंड फेज में चल रहा है और काफी एडवांस स्टेज पर है। पर फिर वहां पर भी एक प्रॉब्लम आया है कि वो फेज 1 में जो रिसस मंकीज हैं उनके ऊपर तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी दिखी है, लेकिन ह्यूमन पेशेंट्स पर उसकी एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं दिखी है। इसलिए उन्होंने अभी उसको ट्रायल को और आगे बढ़ाया है, और हमारा जो उम्मीद था कि हमें जुलाई अगस्त में एक वैक्सीन मिलने वाला था, वो अब हमें अक्टूबर नवंबर तक मिल पाएगा। तो इस तरह से हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो एक चैलेंज होते हैं कि कैसे हमें उस चैलेंज को फर्दर कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट रिले रेस होता है जिसमें हमने एक टारगेट आइडेंटिफाई किया है। ये टारगेट डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, समटाइम्स ऑन द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अभी तो फिलहाल सारी जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सारा फोकस हमारा इस समय ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का कोरोना के एंटीडोट्स या वैक्सीन बनाने की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय सभी के हाथ में एक ही बैटन है, कोरोना के लिए वैक्सीन बनाना, कोरोना के लिए मेडिसिन बनाना। अदरवाइज ऑर्डिनरी डेज में हमारे पास अलग अलग डिजीज एरियाज के लिए जो पैटर्न्स होते हैं उनको सेम प्रोटोकॉल में हम फॉलो करते हैं, केमिकल साइंटिस्ट से, एनालिटिकल साइंटिस्ट से एंड बायोलॉजिकल साइंटिस्ट से। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो पूरा साइकिल होता है ये एक कैसे होता है कंप्लीट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ में क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे साथ में टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना के केस में हमारे पास में जो कोरोना वायरस है उसमें जो प्रोटीन्स हैं जो कोरोनरी जिनकी वजह से उसका नाम कोरोना दिया हुआ है, और क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स हैं जो बाहर निकले हुए हैं वो प्रोटीन्स रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, और उसी के थ्रू पैथोजेनिसिटी होनी, तो वहीं पर हमें टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर सके जिससे कि वो फर्दर ना हो सके। तो इस तरह से बहुत सारे टारगेट्स आइडेंटिफाई अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन में काम कर रही हैं। और जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है एंड वैलिडेट हो जाता है, देन वी डिजाइन द मॉलिक्यूल्स एंड कैरेक्टराइज। तो यहाँ पर मैं एक जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग CDRI में करते हैं कि लगभग 10 से 15 हजार न्यू केमिकल एंटिटीज पर ईयर डेवलप करते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज एरियाज। और उन मॉलिक्यूल्स को हम एक अपनी कंपाउंड लाइब्रेरी है जिसमें हम रखते हैं हमेशा से। अभी फिलहाल हम लोग कोरोना के केस में थ्रू आउट द वर्ल्ड जितना भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज में, डिफरेंट रिपोजिटरीज में, वो सभी एक जो सॉलिडेरिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग रीपर्पसिंग करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। वहां पर हम इसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं कि जितनी भी कंपाउंड लाइब्रेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड है वहां पर हम मॉलिक्यूल को और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे एंटीवायरल कंपाउंड है तो वो किस स्टेज पर है, यदि उनका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है तो उनको हम कैसे रीपर्पस कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि लेप्रोसी का एक ड्रग है, जो वैक्सीन है लेप्रोसी का, वो वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा आपने एक और भी देखा होगा, जो BCG का जो टीका लगता था, BCG का टीका भी रिपर्पस किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे डेटाबेस में, रिपोजिटरीज में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। उस इंफॉर्मेशन को हम रिपर्पस करके देख रहे हैं। रिपर्पसिंग करने से सबसे बड़ा फायदा हमको ये हो रहा है कि जो न्यू मॉलिक्यूल, न्यू केमिकल एंटिटीज का सिंथेसिस होता है, वो न्यू केमिकल एंटिटीज का सिंथेसिस करने का जो टाइम होता है, लगभग 3 से 4 साल का जो टाइम होता है, वो हम बचा ले रहे हैं। और वो 3 से 4 साल का टाइम बच जाने से हमारा काम बहुत आसान हो जा रहा है और फास्ट हो जा रहा है। दूसरा हमारा होता है ड्रग डिस्कवरी फेज, जिसमें हम लीड आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं फिर से अगेन आपको कोरोना के कंटेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट पर अभी भी हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट लीड्स फॉर दिस
ट्रीटमेंट। यहाँ पर हमें इन सिलिको और इन विट्रो एनालिसिस करके देखना पड़ रहा है, और इस तरह से जो हमारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑलरेडी रिपोजिटरी में अवेलेबल थे वो नैरो डाउन होकर कुछ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड में रह गए हैं, और उन थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स को नाउ वी आर वैलिडेटिंग फॉर लीड आइडेंटिफिकेशन। और उस लीड आइडेंटिफिकेशंस में से ऑलमोस्ट 200 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स या वैक्सीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम आगे ले जा रहे हैं। आगे हमारा है ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट फेज, जहां पर वैलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन और इन विवो स्क्रीनिंग हो रही है। इन विवो स्क्रीनिंग में बहुत सारे हमारे जो एंटीवायरल मॉडल्स हैं, जहां पर हम लोग टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। And because we are working on the repurposing for the coronavirus, so we have already crossed these preclinical phase. Like इसमें से हमने बहुत सारे जो pharmaceuticals, because vaccines are already available in the vaccine form, so हमें उनका वो सब करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज किसी नॉर्मल ड्रग के डेवलपमेंट के समय ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को हमें परस्यू करना पड़ता है कि कैसे हम उसका डोजियर डिसाइड करेंगे, कैसे हम उसके डिफरेंट कंपोजिशंस बनाएंगे, हमें उसका मोड ऑफ डिलीवरी कैसा रखना होगा, नेजल रूट से रखना होगा, ओरल रूट से रखना होगा, या हम उसको इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो नॉर्मल डेज में यदि हम नॉर्मल मेडिसिन की बात करें तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, इसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 years का टाइम लग जाता है, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जब हम रीपर्पजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो रीपर्पजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स को ऑलरेडी तैयार हैं, हमारे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल हम जब कोरोना को एड्रेस कर रहे हैं तो हम इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख रहे हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को हम यूज करना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन्हीं पर हम फोकस करें, नए प्रोडक्ट्स को फोकस करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों का जो हम टाइम बता रहे हैं, टाइम जो हमारा है वो टाइम हमारा कम हो पा रहा है। नेक्स्ट स्टेज हमारे जो है आती है वो प्री क्लिनिकल फेज की है, एक्यूट एंड सेफ्टी टॉक्सिकोलॉजी। इस फेज पर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, इस फेज को हमें देखना ही होगा, क्योंकि जो भी रिपर्पस ड्रग हैं वो किसी दूसरे मेडिसिन के लिए किया था, जैसे कि जो चाडॉक्स करके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है वो इबोला वायरस के लिए यूज किया गया था। नाउ दे आर रिपर्पसिंग इट फॉर द इस कोरोना कोविड-19। तो बट यहाँ पर हमें जो उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है एंड सेफ्टी टॉक्सिसिटी है वो सारी चीजें हमें देखनी ही होंगी, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दिस मॉलिक्यूल एज ए मेडिसिन। तो इसमें अभी भी हमारा जो टाइम लगता है जनरली मिनिमम टाइम 1 year से लेके 4 years तक का लगता है, लेकिन फिर भी यदि हम किसी भी एडवांस स्टेज पर होंगे तो तब भी हमें 6 month का टाइम इसमें देना ही देना होगा। वैसे तो आमतौर पर जनरली हम जब इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, टॉक्सिसिटी क्लियरेंस हो जाते हैं, तब हम लोग उसको जो भी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे इंडिया में DCGI एक गवर्निंग बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यूएस में FDA है, उस तरह से हर कंट्री में उनकी अलग गवर्निंग बॉडी होती है, उसके पास एक प्रपोजल बोलते हैं जिसको हम IND फाइलिंग बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग करके एक प्रपोजल होता है जो काफी बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल टू कन्वर्टिंग एज ए मेडिसिन सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कैसे हमने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हम लोगों ने देखी है, देन उसके ड्रग डेवलप हमने साइड इफेक्ट्स उसके देखे हुए हैं, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल देखी हुई, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम उस DCGI के ऑफिस में प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर उसका असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद फिर हम उस मॉलिक्यूल को हम बता सकते हैं कि ये आगे काम आएगा या नहीं। नेक्स्ट DCGI से अप्रूवल होने के बाद जनरली कंपनीज के साथ लाइसेंस किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चाडॉक्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मॉलिक्यूल है, वैक्सीन मॉलिक्यूल कैंडिडेट है, उसको इंडिया की सीरम बायोलॉजिक्स कंपनी जो है वो उसके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है। यदि वो सक्सेसफुल रहता है तो उसको हम इंडिया की सीरम बायोलॉजिकल्स जो कंपनी है वो बनाएगी। तो इस तरह से जब DCGI से या जो भी गवर्निंग बॉडी है उससे अप्रूवल हो जाता है, उस अप्रूवल के बाद हम जान पाते हैं कि ये हमें किसके साथ बनाना होगा, क्योंकि हमें मार्केट में उसका प्रोडक्ट का सप्लाई करना होगा। तो बिकॉज रिसर्चर्स कैन नॉट प्रोड्यूस दैट एंड कैन नॉट मार्केट दैट मॉलिक्यूल, so they have to collaborate with the industry partner। तो उस तरह से उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 6 डिफरेंट कंट्रीज की जो कंपनीज हैं जो पर्टिकुलरली वैक्सीन बनाती हैं उनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, और उस कोलैबोरेशन के साथ में वो
कंपनीज जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट आएगा वो तुरंत उसको बनाना चालू कर देंगी। और इसके साथ ही डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल फेजेस भी हमारे स्टार्ट हो गए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिपर्पस ड्रग। तो यहाँ पर हमने क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1, पहले रिसर्च मंकी पर पहले तो हमारा फेज 1 में आने से पहले हम लोग एनिमल मॉडल पे उसको ट्राई करते हैं। एनिमल मॉडल पे आने के बाद फिर ह्यूमन पर ट्रायल किया जाता है। और कुछ लिमिटेड वॉलंटियर्स लाइक 50 to 100 वॉलंटियर्स के साथ में, हेल्दी वॉलंटियर्स के साथ में इसको देखा जाता है, जहां पर ये स्टडी किया जाता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव या टॉक्सिसिटी तो नहीं है। क्लिनिकल फेज 1 ट्रायल में यदि सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं, विदाउट टॉक्सिसिटी रिजल्ट आते हैं, देन वी गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा एथनिक ग्रुप के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। समटाइम्स 1000 to 2000 वॉलंटियर्स कैन बी इंक्लूडेड इन दिस रिसर्च ट्रायल। तो यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि सभी एज ग्रुप के, सभी पैथोजेनिसिटी के और डिफरेंट इवन एथनिक ग्रुप के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे कि इसकी एक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो। उस क्लिनिकल ट्रायल में यदि सक्सेस मिल जाती है, देन वी कैन कम इनटू द मार्केट विद दैट पर्टिकुलर ड्रग। तो और उसके बावजूद भी फेज 3 की तो खैर जरूरत पड़ती ही है, और फेज 2 के बाद में ड्रग मार्केट में आ सकता है फेज 2 के क्लियर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ग्राफ, इसमें आप मैंने डिफरेंट सोर्सेज, चूंकि ये मैं अभी एग्जांपल आपको कोरोना का दे रहा हूँ, बट दिस इज फॉर कॉमन फॉर ऑल द डिजीज एरियाज। डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप सी से मिल सकते हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि प्लांट सोर्सेज से भी दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं। जैसे काल में एक प्लांट है जहाँ से कोरोना के लिए दवा तैयार की जाती है। अशोक का एक पौधा है, उसमें से एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल निकला है। प्लस ऑरेंज पील है, उसमें से एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। So throughout the world there are lot of compounds which has come from the natural resources, so they are also under consideration for the study of this COVID. Sometimes we have to do the synthetic molecule which can be made in the lab also. तो इस तरह से different disease areas में study करने के बाद फिर हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द जस्ट ए सिंपल साइकिल ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। कैसे हमें इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करना होता है, और लगभग इसमें हमारा 10 to 12 ईयर का टाइम या 12 to 14 ईयर्स का टाइम लगता है। $2.5 बिलियन खर्च होता है। बट हमने चूंकि रिपर्पसिंग कर रहे हैं कोरोना के केस में, सो वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट एज वेल एज द टाइम ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिपर्पसिंग के थ्रू हम दवाओं को बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर प्रोसेस है उसमें जाने पर हमें 10 से 12 साल का समय लगेगा, जो कि एक बहुत लंबा समय है। और फिलहाल इस पेंडेमिक सिचुएशन में वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच टाइम एंड एज वेल एज मनी इन दैट सिचुएशन। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट वी शुड टू गो फॉर द रिपर्पसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। This is the simple procedure for drug discovery and development. I have already discussed. Here I am just taking the one example of Reunion normal drug for the fast fracture healing, and that can be used for the that has been developed by the CDRI. So this is general example. I have already explained that example along with the example of coronavirus. So now for particularly for the students of pharmacy and students of master's course, there is a big question: how can I join this journey? कैसे वो इस जर्नी को, जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की जर्नी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं? कैसे वो एक साइंटिस्ट बन सकते हैं? उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। दुनिया में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होता है। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक पीएचडी डिग्री और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें। तो खास तौर से ये वाला सेशन मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि वो सपोज इफ दे आर डूइंग देयर मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो दे कैन डू दिस एम फार्मा एंड दे कैन गो थ्रू द सम एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जीपैट जैसे जो एग्जाम होते हैं उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज नेट एंड गेट क्वालिफाई करने के बाद भी वो CSIR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ICMR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, या DST एंड DBT के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर PhD के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लगभग 38 इंस्टीट्यूट तो CSIR में हैं,
40 इंस्टीट्यूट्स अराउंड ICMR में हैं एंड 20 इंस्टीट्यूट्स जो हैं DBT एंड DST में हैं. So we have lot of opportunity, lot of government organizations which are working under different aspects of drug discovery and development and health and other different aspects also. तो वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, यू हैव टू डू योर मास्टर्स डिग्री अलोंग विद सम दिस एग्जामिनेशन लाइक नेट, गेट एंड GPAT, एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जूनियर रिसर्च फेलो इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर आप अपनी पसंद का, अपनी चॉइस ऑफ योर इंटरेस्ट आप फील्ड चूज कर सकते हैं. केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या अदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कर सकते हैं. जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अलग एस्पेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और इस तरह से हम अलग अलग फील्ड को अपने हिसाब से चुन सकते हैं. देन इसके बाद आप दूसरा ऑप्शंस में CDRI के लिए आपको बताना चाहूँगा कि CDRI में यदि आप आना चाहते हैं तो CDRI एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स को ऑलवेज वेलकम करता है, और वो चाहता है कि यंग एंड एनर्जेटिक एंथुसियास्ट कैंडिडेट CDRI में ज्वाइन करें. इसके लिए हम लोग साल में 2 बार एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, लाइक इफ यू वांट टू गेट द ट्रेनिंग ऑन electron microscopy, analytical instrumentation like NMR, mass spectroscopy, multi-dot, you can join anytime at CDRI, because we are offering a lot of programs here for these candidates as well as the faculty members also. We are also organizing some skill development programs, so you can also join those skill development programs and get trained yourself for this current challenging situation. Besides this, we have lot of collaborative research work also, जहाँ पर बहुत सारे research institutes हैं, colleges हैं, different universities हैं जो इस programs में शामिल हो सकते हैं. यहाँ पर हम कई सारे programs offer करते हैं, जैसे collaborative research है, sponsored project है, जिनको हम जहाँ पर आप CDRI के साथ में collaborate कर सकते हैं. इसके अलावा एक एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रांसलेशन अमृत फैसिलिटी भी CDRI में, जहां पर स्टार्टअप कंपनीज, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, these people can come to us and they can come with their proposal. वहां पर हम उनके proposals को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं. जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक अपील है, हमें आत्मनिर्भर देश भारत बनाना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे नए जो युवा हैं वो नए आइडियाज के साथ में हमारे साथ में आए. उनके पास में सुविधाएं नहीं है, उनके पास में फैसिलिटीज नहीं है, सो वी आर ऑफरिंग आवर फैसिलिटीज एंड जो सुविधाएं CDRI के पास में, वो सुविधाएं हम उनको करते हैं. सिर्फ जरूरत है आपको एक प्रपोजल के साथ में आने की. तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपना जो भी उनके दिमाग में आइडियाज हैं उनको एक क्रिएटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें और CDRI के साथ में कोलैबोरेट करें. ना सिर्फ CDRI बल्कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जहां पर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है अपने कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्टीज फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्रॉम देयर फैसिलिटीज. तो हमारे अमृत एडवांस प्लेटफॉर्म जो फैसिलिटी है, वहां पर आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं. So this is all about my work challenges. Thank you so much. I hope कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कोई भी यदि क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you very much, sir. Thank you. Respected sir, sir, you have delivered the lecture on drug discovery and development challenges and opportunities very nicely, and you clear all doubts about the research of drug discovery development and development about the challenges, various challenges as well as various research development problems. You clear all issues. Sir, we have some questions from different sides. One question from
One Vishal Yadav. What is the pharmacokinetics? फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह से हमारी बॉडी में मूव करता है, लाइक मेटाबॉलिज्म में कैसे होता है। जैसे कि आप एक टैबलेट लेते हैं और उसमें आपका जो डोजियर डिसाइड होता है कि आपको 2 घंटे बाद फिर टैबलेट लेना है, या तो उसका जो बॉडी में इस तरह से वो एसिमिलेट होती है, उस एसिमिलेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। One question from Shraddha Gupta, sir. One question from Shraddha Gupta. Drug discovery in current scenario. हाँ बताएं। Drug discovery in current scenario. Current जो सिनेरियो, में ड्रग डिस्कवरी का क्या क्या करंट सिनेरियो, एक्चुअल में करंट सिनेरियो में हम अभी फिलहाल यदि देखा जाए तो सब काफी फास्ट हो गया। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग इज वेरी यूजफुल इन द करंट सिनेरियो। यहाँ पर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्यूटर की मदद से, डिफरेंट मॉडल जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर हैं उनकी मदद से हम उनको देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो करंट सिनेरियो है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का वो काफी फास्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स। Sir, one question from Mandeep Gupta. A drug take 12 to 14 years to come in market. How we can minimize this time period during this emergency situation of the corona? Pardon, could you please repeat the question? Sir, a drug take 12 to 14 years to come in market. How we can minimize the time period during emergency situation of the corona? Yeah, that's, I have already discussed a lot of thing about the repurposing. Repurposing is the repurposing a term used for the drugs available in the market for other uses can be converted into the different uses. Like जैसे कि जो एग्जांपल हमने दिया था, जो BCG का जो वैक्सीन है या लेप्रोसी का जो वैक्सीन है, ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इन वैक्सीन्स का हमें रीपर्पस करना है। रीपर्पस किस लिए करना है? रीपर्पस हमें करना है कोरोना के लिए। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डेवलप ए ड्रग, कि हम ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो सिमिलर पैथोजेनिसिटी के लिए, जैसे और दूसरे एंटीवायरल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन ड्रग्स को हम कोरोना के लिए टेस्ट करें। और उन ड्रग्स को हम ना सिर्फ टेस्ट करें, बल्कि यदि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, सपोज जैसे टारगेट बाइंडिंग के साथ में उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, तो वो आसानी से हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम रीपर्पसिंग के द्वारा हम विद इन ए ईयर और 2 वी कैन डेवलप ए न्यू ड्रग। The drug is already available। वहां पर एक बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि उसका जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज है, जो फार्मास्यूटिक्स है, वो सारा स्टडीज जिनमें 3-4 साल लगता है वो हम बचा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में टेस्ट किए गए थे इन विट्रो इन विवो, वहां पर भी हम बहुत सारा टाइम बता सकते हैं। और तीसरा, हमारा टॉक्सिसिटी लेवल पर, क्योंकि जब हम एक एंटीवायरल ड्रग की टॉक्सिसिटी स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं। तो हमें सिर्फ एक नए कॉन्टेक्स्ट में उनको रिपीट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, बहुत फिजिबल होता है। तो इस तरह से रीपर्पसिंग ऑफ द ड्रग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, और कह सकते हैं कि मोस्ट यूजफुल वे इन द करंट सिचुएशन ऑफ COVID pandemic. Sir, one question. Thank you, sir. Sir, one question. Thank you very much. I hope the information would be useful for the young people, and I hope some of them would turn up for the drug discovery and development. Yes, sir. Yes, sir. Sir, one question. Thank you. One question. Yes, sir. Kartika ma'am. Yes, please. What about coronavirus vaccine? We are very hopeful that it will come, I think November or December, because we are right now we are having more than 30 molecules, 30 vaccine candidates are in the advanced stage of research. तो मुझे उम्मीद है उन 30 में से कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल जो वैक्सीन मॉलिक्यूल है वो हमें आने वाले कुछ समय में मिल जाएगा। जैसे कि 3-4 मॉलिक्यूल अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 में है, जो उम्मीद है कि आ जाएंगे कुछ दिनों में। जो कि एक रूटीन प्रोसीजर है, हमें वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने ही होंगे, जो टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग है वो करनी ही होंगी, तो इसमें कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा। सो वी आर वेरी होपफुल दैट अक्टूबर-नवंबर तक हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल्स हमें आ जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। I welcome our pharmacy principal Dr. Saurabh Sharma sir. Hello sir, how are you? Now with us sir. Sir, today we are having around 500 participants and we are having a great questions. One question is from our students is, what are the greatest challenges for the development team? For the development of?
team. Team. Okay, this is the very very important challenge, because we need enthusiastic people from different strength, and to collect all those people in a same platform is really very difficult. Like they have different fields, expert of different field, like जैसे chemistry वाले people हैं, chemistry को आपको biology के साथ में correlate करना है, biology को pharmacy के साथ में correlate करना है, तो एक बहुत ही interdisciplinary team होती है। और उस टीम की ब्यूटी खैर यही मैं कहूंगा कि सारे लोग मिलके, जैसे कि एक फूल में बहुत सारे, एक माला में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जितनी कलरफुल माला होगी उतनी अट्रैक्टिव लगेगी। तो वैसे ही एक ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, मेडिकोज हैं उसमें, जूलॉजिस्ट हैं उसमें, केमिस्ट हैं उसमें, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं उसमें, टेक्सोनोमिस्ट भी हैं, जैसे कि यदि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं तो हमें कुछ बॉटनिस्ट ढूंढने पड़ते हैं जो डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। तो इस तरह से अलग अलग कई सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के फिर हम ये टीम वर्क कर पाते हैं। तो दिस इज रियली वेरी फैसिनेटिंग टीम वर्क, एंड इट्स वेरी, जैसे कि बिल्कुल हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी क्रिकेट की टीम की तरह ही होता है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की टीम की। कोई बहुत अच्छा बॉलर है, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, कोई बहुत अच्छा विकेट कीपिंग करता है। तो उसी तरह से हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी टैलेंटेड लोगों की एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि जो नई जनरेशन है, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे कैन कम टुगेदर एंड ज्वाइन एंड टेक द बैटन फ्रॉम द करंट साइंटिस्ट हु आर वर्किंग राइट नाउ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस बैटन को नई जनरेशन आके संभाले, और मुझे लगता है 400 कैंडिडेट्स में से कई सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होंगे, एंड दे मस्ट टेक द बैटन फ्रॉम अस। So one more question is, what is the future of CAD? What is the future of CAD, computer-aided drug designing? It's increasing day by day, because this is the only way to shorten this drug development procedure. हम जितना ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर एफिशिएंट हो पाएंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग टारगेट एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को समझ पाएंगे। पहले उतना आसान नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। CDRI ने एक ड्रग डेवलप किया है फास्ट फ्रैक्चर हीलिंग के लिए, जो शीशम की पत्तियों से तैयार किया है, रीयूनियन जिसका नाम है। उसको हमने 6 साल के समय में तैयार कर लिया, जो कि एक नॉर्मल ड्रग का है। तो उसका बेसिक रीजन था हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने उस मॉलिक्यूल का प्रोटीन के साथ में किस तरह से बाइंडिंग होती है ये कंप्यूटर की मदद से देख लिया था। तो बहुत सारे जो टारगेट्स हैं, हमारे ड्रग टारगेट्स हैं एंड ड्रग कैंडिडेट्स, उनका इंटरेक्शन हम कंप्यूटर की मदद से देख सकते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारा जो हमारा टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का। एंड टाइम रिड्यूस होता है तो कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट जो वसूली जाती है वो पेशेंट से वसूली जाती है। तो कई बार लगता है कि जब मेडिसिन का कॉस्ट होता है वो 1 या 2 रुपए होता है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 100 या 200 रुपए होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा R&D का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल का खर्चा भी इंक्लूड होता है। जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स के सारे टेस्ट होते हैं, वॉलंटियर्स की जितनी भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, दैट हैज टू बी बोर्न बाय द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारा खर्चा भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो यदि हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग की मदद से ये लेते हैं तो हमारा बहुत सारा समय एंड पैसा बच जाएगा। Thank you very much, sir, for this interactive session. Welcome, I hope welcome. all the attendees enjoyed the session. Thank you so much. On behalf of our entire team and management of Vivek College, I thank you very much for giving this webinar to our participants. I am also thankful to our. Thank you so much, sir. Welcome. Welcome, sir. I am also thankful to the members of Management Committee of Vivek College North for providing all the facilities and technical team of Vivek College. Thank you so much. It's my pleasure, sir. I also inform to all the participants that they will get the certificate within 2 days. And we will again available on Monday with the new webinar on the topic stages of product development. So I hope all of you will again join us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a good. Have a nice day, everyone. Thank you, sir.